सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 88वीं कक्षा चल रही है। कल जो हमारा प्रकरण हुआ था उसमें पूर्व पक्षी ने जो आरोप लगाए थे कि प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्र में आत्मा और मन का सन्निकर्ष कहना चाहिए, उसका उत्तर देते हुए विषय यहाँ तक पहुँच गया था। 169 पेज का यथा एवं ज्ञातु खलु अयम इच्छा जनित प्रग्रह मनसा प्रेरक। यहाँ पूर्व पक्षी ने पहले आक्षेप उठाया कि असति प्रणिधाने संकल्पे च असति, सुप्त और व्यासक्त व्यक्तियों के विषय में जहां ये विकल्प दिया गया था कि एक अवस्था में तो प्रणिधान करके सोया है वो, और व्यासक्त व्यक्ति भी एक अवस्था में संकल्प करके किसी कार्य में लगा है। प्रणिधान में तो एक सोने से पहले जो निश्चय किया कि मुझे इतने बजे उठना है, ये प्रणिधान शब्द से बोल दिया। उन्होंने भेद भी करना है थोड़ा दोनों अवस्थाओं में, और क्योंकि ये मन में जो बिठाया गया है कि मैं इतने बजे उठूंगा, ये प्रणिधान हो गया। और कोई व्यक्ति किसी कार्य में संलग्न होने जा रहा है, लेकिन वहां साथ में उसने संलग्न होने से पहले ये भी निश्चय किया, उसको संकल्प शब्द से कहा कि मुझे इतने बजे ये भी कार्य करना है। मैं किसी कार्य में संलग्न होने जा तो रहा हूं, खेलने जा रहा हूं या कहीं बाजार से सामान लेने जा रहा हूं, कोई विषय निश्चय कर लिया, लेकिन मध्य में जैसे किसी से कहा गया भाई तुम बाजार जा रहे हो तो ये पत्र ले जाओ, साथ में एक लेटर बॉक्स आएगा उसमें इसको डाल देना। अब मुख्य कार्य क्या है उसका? सामान लाना। अब उसमें उसने अपने मन को व्यासक्त कर लिया, लेकिन एक संकल्प साथ में और जुड़ा है कि वो ही जब स्थान आएगा जहां पत्र मुझे डालना है वहां कहीं भूल न जाऊं मैं। और ऐसा होता है, प्राय भूल जाते हैं ना कभी कभी। तो वहां जाकर के जब, क्योंकि पहले से उसने संकल्प किया हुआ है, तो वहां जाके तुरंत ही उसको वो ध्यान आ सकता है, संभावना है पूरी। तो ये कार्य अतिरिक्त हुआ। ये ऐसे ही खेलने गया है कोई, अब खेल खेल में समय अधिक न बीत जाए, इतने बजे ये भी कार्य करना है, कोई नियम बना हुआ है उसके आधार पर, या इतने बजे खेल समाप्त करना है, ये सारे संकल्प हो गए। लेकिन यहाँ वो अवस्था ले रहे हैं कि जहां पर प्रणिधान भी नहीं किया गया है और संकल्प भी नहीं किया गया है। सुप्त के साथ में प्रणिधान लगाएंगे और व्यासक्त के साथ में संकल्प। तो ऐसे सुप्त और व्यासक्त व्यक्तियों का जो इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होकर के ज्ञान उत्पन्न होगा, सुप्त है व्यक्ति अथवा व्यासक्त है और अचानक कोई ध्वनि हुई, कहीं पर विस्फोट हुआ, तो इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होकर के ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, ये तो निश्चय है। क्योंकि वो सोते हुए से जग गया और वो व्यासक्त होने पर भी उसका ध्यान वहां से हटा कि ये कहां से आई आवाज। खेल कर रहे हैं और खेलते खेलते ही कहीं आवाज आई तो तुरंत ध्यान पहुंचता है नहीं कि ये क्या हुआ, ये कहां से आई आवाज। तो ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ है ये तो पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहा है, और ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो इसका अर्थ है कि आत्मा तक सूचना पहुंच चुकी है। क्योंकि ज्ञान वहीं जाकर के समाप्त होता है आत्मा पर, ज्ञान इंद्रियों में और मन में जाकर के समाप्त नहीं होगा। ज्ञान की समाप्ति जहां उसका अधिकरण है वहीं जाकर के तो होगी। तो ज्ञान तो आत्मा तक पहुंच गया, लेकिन आत्मा तक ज्ञान पहुंचा है तो बीच में जो अन्य कारण बैठा हुआ है एक मन, बिना उसके ज्ञान आत्मा तक पहुंचेगा नहीं। इसका अर्थ है मन तो यहां सक्रिय हुआ है, सुप्त व्यक्ति का भी और व्यासक्त व्यक्ति का भी। लेकिन वो मन की सक्रियता आत्मा के द्वारा तो की नहीं गई है। मन को सक्रिय आत्मा ने नहीं किया, आत्मा की प्रेरणा से वहां सक्रिय नहीं हुआ है वो।
और सक्रिय हुआ है, ये निश्चय हो गया क्योंकि उसने सक्रिय होकर के आत्मा को सूचना दी है। तो ये जो सक्रिय होना है, मन में जो क्रिया उत्पन्न हुई है, इस क्रिया का कारण कौन है? ये आक्षेप, शंका समझ लें या आक्षेप समझ लें, तो ये पूर्व पक्षी ने उठाया। उसका अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है कि यथा एव ज्ञातु खलु, पृष्ठ 169 है, जो कल नहीं आए थे उनको देख लेना, पृष्ठ 169 का ये तीसरा अनुच्छेद। कल भी यही सुनना था। हाँ, कि यथैव ज्ञातु खलु अयम इच्छा जनितः प्रग्रह। ज्ञाता का, आत्मा का ये जो इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न होता है, ये उस अवस्था को दिखा रहे हैं जहां सोया और व्यासक्त नहीं है। वहां से प्रारंभ कर रहे हैं अपनी बात को। जो सोया हुआ नहीं है और व्यासक्त भी नहीं है, वहां मन में प्रेरणा कैसे होती है? तो वहां बताया कि ज्ञाता की इच्छा से उत्पन्न जो प्रयत्न है, वह प्रयत्न मन को प्रेरणा देने वाला होता है। मनसः प्रेरकः। और आत्मगुण, ये आत्मा का गुण है। कौन? प्रग्रह, प्रयत्न। प्रग्रह का अर्थ प्रयत्न। और इच्छा से उत्पन्न हुआ है ये प्रयत्न, और इच्छा से पहले ज्ञान अनिवार्य होता है। ये नहीं कहा है इन्होंने, लेकिन वो भी अंतर्भावित है। तो ज्ञान हुआ, ज्ञान से इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा से प्रयत्न हुआ, प्रयत्न ने मन को प्रेरित किया। अच्छा, इच्छा ज्ञान प्रयत्न ऐसा नहीं गुरुजी, ज्ञान इच्छा प्रयत्न इस तरह से होगा। पहले ज्ञान फिर इच्छा। ज्ञान सबसे पहले, ज्ञान सबसे पहले। वो ठीक है। वहां सूत्र में इच्छा द्वेष प्रयत्न जो दिए हैं वो कारण दूसरा है वहां, क्योंकि हमारे व्यवहार में हम सबसे पहले यही तो बोलते हैं कि देखो मुझे ये चाहिए। ऐसे प्रारंभ नहीं करेंगे वाक्य को, देखो मेरे अंदर एक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और उससे मुझे ऐसी ऐसी इच्छा हुई है। सीधे इच्छा पे जाकर के टिकते हैं। तो व्यवहार की दृष्टि से इच्छा का बोध पहले होता है हमें, लेकिन पीछे ज्ञान तो छिपा हुआ है उसके। अगर हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं है तो किसको चाहेंगे और किसको हटाएंगे? तो ये सामान्य अवस्था में बताया कि ये जो आत्मा का गुण है प्रयत्न, ये मन को प्रेरणा देने वाला है। लेकिन यहां जो है असामान्य स्थिति है, एक प्रकार की विशेष, सुप्त और व्यासक्त वाले व्यक्ति की। तो जैसे यहां पर यथा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यहां प्रयत्न ने, प्रग्रह ने मन को प्रेरित किया है, जो कि आत्मा का गुण है, एवं इसी प्रकार से एक आत्मा का अन्य गुण भी है। क्योंकि ये गुण तो वहां नहीं कर पाएगा प्रेरित। प्रयत्न रूपी जो गुण है आत्मा का, प्रग्रह रूपी गुण, ये वहां प्रेरित नहीं कर पाएगा सुप्त और व्यासक्त अवस्था में। वहां एक अन्य गुण है आत्मा का। तो एवं आत्मनि गुणांतरम, इसी प्रकार से आत्मा में एक अन्य गुण भी है। तो गुणांतर का अर्थ यहां पर कर्माशय। तो वो कर्माशय जो आत्मा का अन्य गुण है, और उसका विशेषण दिया कैसा है वो, कि सर्वस्य साधकम, सारे जीवन का हमारा व्यवहार उसको सिद्ध करने वाला है। संपूर्ण जीवन का व्यवहार, पुरुषार्थ को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए यहां पर आप। जहां पुरुषार्थ भी सम्मिलित है वहां भी कर्माशय प्रभाव डालता है। अब वहां किसकी प्रबलता है वो देखा जाएगा। पुरुषार्थ की प्रबलता है तो कर्माशय का प्रभाव कम पड़ेगा। पुरुषार्थ की प्रबलता कम है तो कर्माशय का प्रभाव अधिक पड़ेगा। और पुरुषार्थ है ही नहीं तो कर्माशय पूरा प्रभाव डालेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम दो व्यक्तियों को लें और दोनों को समान व्यायाम करवाएं। वही तुम्हें भी 100 दंड लगाने हैं, तुम्हें भी 100 दंड लगाने हैं। अब दोनों को समान व्यायाम करवाया जा रहा है, समान उनका खान पान है, लेकिन एक पहले से कमजोर है, एक तगड़ा है, पहले से स्वास्थ्य अच्छा है उसका। कर्माशय के कारण से, पूर्व कर्माशय के कारण से उसको शरीर अच्छा मिला, दूसरे को इतना अच्छा नहीं मिला। अब दोनों को समान व्यायाम करवाया गया, समान खान पान भी हुआ उनका। अब 100 दंड रूपी जो कार्य हुआ ये पुरुषार्थ नया हुआ। अब इस पुरुषार्थ का प्रभाव दोनों पर समान पड़ेगा क्या?
पड़ेगा समान, लेकिन उसका समान कर्माशय के उधर फल अधिक देगा। एक पे मैंने एक तगड़ा वाला तो समान कहाँ होगा? समान नहीं होगा, एक तगड़ा है एक कमजोर है। हाँ। और एक ही बल दे रहा है, ये पुरुषार्थ तो समान ही करेगा। एक तो झेल लेगा, एक झेल नहीं पाएगा। पुरुषार्थ समान हुआ, लेकिन एक का स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा होगा, एक का और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। गुरु जी कारण क्या कि एक तो पिछली रिकवरी में चला गया ना उसका पहले से तो वही बात हो रही है कि एक का कर्माशय पीछे का अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है का तात्पर्य उसमें पुण्य कर्माशय कम है, तो कम होने के कारण से उसको शरीर ही वैसा मिला। अब आप यूं देखो कि जिसका कर्माशय सही नहीं है, अब उसने जो है बिल्कुल पुरुषार्थ ही नहीं किया, व्यायाम ही नहीं किया, दूसरे ने कर लिया। अब क्या होगा? अब जितना लाभ उसको होना था उस व्यायाम से उतना भी नहीं होगा। करता है व्यायाम तो कुछ तो होगा, यानी कि पुरुषार्थ पीछे के कर्माशय के प्रभाव को कुछ कम करता है। ये स्थिति समझ में आ गई? तो ऐसे ही हमारे जीवन में प्रत्येक व्यवहार में कहीं भी हो जहां हमें प्रत्यक्ष पुरुषार्थ नहीं दिख रहा है, वहां तो पूरा पूरा कर्माशय का ही प्रभाव माना जाएगा। और जहां प्रत्यक्ष पुरुषार्थ भी दिख रहा है तो पीछे से कर्माशय वहां भी कार्य कर रहा है, लेकिन वहां पुरुषार्थ की प्रबलता कितनी है वो उसके आधार पर कर्माशय का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कर्माशय का प्रभाव होता सर्वत्र है, और तो सर्वस्य साधकम, सबका साधक है ये। और दूसरा ये उत्पन्न कैसे होता है? कहा प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति, प्रवृत्ति और दोष। तो यहां दोष पूर्ण प्रवृत्ति ऐसे करके बोलते हैं इसको, दोष पूर्ण प्रवृत्ति। इसमें एक उदाहरण हमारे गुरु जी सुनाया करते थे। जब आचार्य बलदेव जी गुरुकुल झज्जर में गए थे तो वो आचार्य नहीं मानते थे, बोला पुरुषार्थ से अगर पुरुषार्थ करे तो हर व्यक्ति विद्या ग्रहण कर सकता। मैं हरिजन नहीं मानता, दयानंद लिखे होते ना जो पढ़ाने से भी ना पढ़ सके। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। एक कोई बालक आ गया तो आचार्य जी को सौंप दिया गया, उस दिन भर उसको पढ़ाते थे 12 घटी जो वर्णमाला, अगले दिन सुनते थे तो भूल जाते थे। महीना भर लगे रहे उसको वर्णमाला नहीं याद होकर के दी। तो उन्होंने कहा कि क्यों बलदेव जी कैसा रहा है? बोला हाँ गुरु जी दयानंद ने ठीक लिखा था कि वो तो 2 महीना पढ़ाने के बाद उसको वर्णमाला तक नहीं याद करवा पाए। कुछ सुना देता था, कुछ सुनाते थे सब, लेकिन अगले जाकर फिर भूल जाता था। जब लगा रहता था और वो काम दिया नहीं गया उसे। तो यहाँ गुरु जी कर्माशय काम करेगा, बिल्कुल। तो हर जगह ऐसा ही है। अब मान लो कोई 5 घंटे अष्टाध्याय याद करता है और 20 सूत्र याद कर पाता है, एक व्यक्ति 1 घंटे में ही 20 सूत्र याद कर लेता है। पुरुषार्थ दोनों का चल रहा है, लेकिन एक को कम समय में हो गया, एक को अधिक समय में भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो यहां भी तो वही तात्पर्य है कि उसकी बुद्धि उसके कर्माशय के आधार पर वैसी नहीं मिल पाई। इससे निकलता गुरु जी हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमें सफलता नहीं मिली अपेक्षित अच्छा पुरुषार्थ योग वगैरह में, व्यायाम वगैरह में, योग साधना करते हुए भी, तो हमें मान लेना चाहिए हमारा पुराना कर्माशय बहुत वीक है, इसीलिए हमें थोड़ा करेंगे। नहीं, वो तो मान लिया आपने, लेकिन ये मान करके हम जो अब इस समय जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इससे हमारा नया कर्माशय भी तो बन रहा है। अब जो नया कर्माशय बन रहा है वो आगे कितना प्रबल होगा, फिर हमारे लिए कितना लाभ पहुंचाएगा। और ये सोच के बैठ जाए कि हमारा कर्माशय पीछे का अच्छा ही नहीं है, क्या फायदा कि 5-5 घंटे याद करो, 20 सूत्र याद हो पाते हैं, छोड़ो इसके लिए। अब यदि हमने छोड़ दिया तो अब कल्पना कीजिए अब अगले जीवन में क्या हालत होगी। अब वहां 10 घंटे में भी 20 सूत्र याद नहीं हो पाएंगे फिर। और यहाँ हमने 5 घंटे में 20 सूत्र याद करने का पुरुषार्थ कर लिया तो अगले जन्म में 1 घंटे में ही हो जाएंगे। फिर जो कार्य यहाँ हम जल्दी चाह रहे थे वो आगे हो जाएगा फिर। तो पुरुषार्थ तो कभी छोड़ना ही नहीं है। तो ये जो हमारा कर्माशय है गुणांतर, ये प्रवृत्ति दोष जनितम, दोष पूर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। दोष कहते हैं राग द्वेष मोह के लिए, इनके द्वारा जो प्रवृत्ति होती है उससे कर्माशय बनता है। ये वैसे तो वहां पीछे जो प्रकरण आया हुआ है प्रवृत्ति से, दोष पूर्ण प्रवृत्ति से क्या उत्पन्न बताया था? फल सूत्र है ना, प्रवृत्ति दोष जनितोर्थः फलम। लेकिन वो फल से पहले बीच में कर्माशय बैठा हुआ है, वो कर्माशय का ही फल है। तो ये न प्रेरितम मनः इंद्रियण संबध्यते, जिस कर्माशय के द्वारा प्रेरित मन इंद्रिय से जुड़ जाता है। अब ये यहाँ आ रहे हैं सुप्त और व्यासक्त व्यक्ति के विषय में जो शंका की गई थी कि यहाँ पर मन को प्रेरणा किसने दी, तो इस कर्माशय ने मन को प्रेरणा दी, और मन को प्रेरणा दे करके मन में क्रिया हुई, क्रिया होकर के क्या हुआ, मन इंद्रिय से जुड़ा। बाहर की जो ध्वनि आई अचानक,
उस अवस्था में इस कर्माशय के द्वारा मन को प्रेरित किया गया और मन तुरंत ही इंद्रिय से जुड़ गया। इंद्रिय से जुड़ते ही विषय पकड़ में आया, सूचना आ गई मन तक, और वही मन सक्रिय होता हुआ फिर आत्मा तक सूचना उसने पहुंचाई, आत्मा के साथ भी जुड़ गया वो। तो ये न प्रेरितम मना इंद्रियण संबध्यते। और यदि इसको हम न माने यदि इस कर्माशय को प्रेरक न माने, अर्थात यहाँ इस कर्माशय ने भी मन को प्रेरित नहीं किया है, तो मन इंद्रिय से नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो मन उस विषय को नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो मन आत्मा को क्या बताएगा फिर। तो वही आगे कह रहे हैं कि तेन ही अप्रेर्यमाणे, उस कर्माशय के द्वारा प्रेरित न किए जाने पर, मन के प्रेरित न किए जाने पर संयोगा भावात, संयोग का अभाव रहेगा। किसके साथ? इंद्रिय के साथ। तो ज्ञान अनुत्पत्तौ, फिर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। और उस अवस्था में जो कर्माशय के लिए सर्व का साधक बताया गया, हर कार्य को सिद्ध करने वाला, तो उसकी सर्वार्थता समाप्त हो जाती है। फिर सर्वार्थता अस्य निवर्तते, और वो सर्वार्थता का उसका निवर्तन ये इष्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो अनिवार्य है। सारा जीवन ही हमारा उसी पर चल रहा है। नहीं तो प्रश्न उठ जाएगा कि अगर ये सर्वार्थता नहीं है इसकी, तो ये शरीर भी हमें किस आधार पर मिला? ये कर्माशय खत्म कर दिया। हाँ, यदि कोई ऐसा कहता है कि नहीं उस कर्माशय ने मन को प्रेरित नहीं किया है, तो उसकी सर्वार्थता समाप्त हो जाएगी और एक तरह से कर्माशय को ही नकार रहा है। फिर वो कर्माशय को ही तो नकार रहा है। तो उस अवस्था में कर्माशय को हटा देने पर हमारा जीवन ही नहीं होगा। ये शरीर ही कैसे मिला फिर हमें? हम संसार में आए ही कैसे फिर? तो कर्माशय तो है पीछे, और कर्माशय है तो फिर है। जब है मान लिया तो अपना कार्य दिखाएगा, वो अपना प्रभाव, जो भी प्रभाव है उसका। गुरु जी को उत्तम मध्यम शरीर, सुंदर शरीर, हाँ, ये सब उसी कारण से मिलते हैं। उच्च नीच कुल वगैरह सब, तो फिर सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए एषितव्यम, आगे जो कहा है ना, एषितव्यम च अस्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम। इस गुणांतर का द्रव्य का कारण बनना, गुण का कारण बनना, कर्म का कारण बनना, सब में इसकी अनिवार्यता है। हाँ, इष्टव्य मतलब इसको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके विषय में तो आपको समझना ही होगा। इसके बिना समझे ये कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। यानी कि हमारे लिए जो कुछ भी द्रव्य मिले, उन द्रव्यों में शरीर भी आ गया। और गुण, अब गुणों में आप यह बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। हमारे अंदर जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इत्यादि गुणों का उभार, गुणों का प्रकट होना, ये भी उसी के अंतर्गत है। उसका भी कारण कर्माशय। और जो कर्म हो रहे हैं, प्रेरणाएं मन में, इंद्रियों में, शरीर में या अन्यत्र जहां भी क्रियाएं हो रही हैं, सारी कर्म हो रहे हैं, उनका भी कारण यही है गुणांतर। तो ये तो स्वीकार करना ही होगा। और उसी का फिर आगे बताया कि अन्यथा ही अगर ऐसा न हो, ये द्रव्य गुण कर्म का कारण न बने कर्माशय, तो अन्यथा ही चतुर्विधानाम अणुनाम, 4 प्रकार के जो अणु हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, इनके अणु, या इनके अणु ऐसे ना कह करके यूं कह लो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके जो अणु हैं, इन अणुओं का, ये तो आ गए द्रव्य के रूप में। और भूत सूक्ष्माणाम, फिर इनके सूक्ष्म भूत, जिसको तन्मात्र शब्द से बोलते हैं, ये हो गए। और मन सामच, और मन भी, क्योंकि मन भूत है नहीं, वो अहंकार से बना माना गया है। इसमें अणु से यदि हम सूक्ष्म भूत ग्रहण कर लेंगे तो फिर ये सूक्ष्म होता है। हाँ, तो वहां वही लेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के अणु। और वो अणु वो अवस्था कहलाती है जो तन्मात्र से उत्पन्न हुआ है। तन्मात्र से जब प्रथम भूत की सृष्टि होगी, जैसे पृथ्वी भूत को ले लिया हमने, गंध तन्मात्र से उसकी रचना हुई, तो गंध तन्मात्र से पृथ्वी की इकाई वो कहलाएगी। और वो द्रव्य ही है, वो द्रव्य ही है। तो उसकी उत्पत्ति, आकाश को ये मानते नहीं यहां पर। तो इस तरह से इनका
इनका उत्पन्न होना, इन सब का संबंध जुड़ जाना, तो ये बिना कर्माशय के संभव नहीं है। तो चतुर्विधानाम अणुनाम भूत सूक्ष्माणाम मनसाम च ततः अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात। ततः कुतः कस्मात, यही कर्माशय, यानी कर्माशय से अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात, किसी और के क्रिया का हेतु असंभव होने से, क्रिया का हेतु इस कर्माशय के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता, असंभव है ये, असंभवात है, असंभव होने से। और जब अन्य कोई नहीं है क्रिया का हेतु और इसको भी न माना जाए तो क्या परिणाम आएगा? कहा शरीर इंद्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंग। न तो ये शरीर उत्पन्न होगा, न इंद्रियां होंगी, न ये सारे विषय मिलेंगे। जब कर्माशय खत्म हो गया तो वही है जो क्रिया का हेतु है। तो इस तरह से ये पीछे का विषय यहाँ पूरा हुआ है। और पीछे के विषय का तात्पर्य प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया गया था, उस लक्षण का पूर्ण समाधान हो गया है, सारे आक्षेपों का निराकरण हो गया। अर्थात गौतम ने जो लक्षण दिया है प्रत्यक्ष का, वो निर्दुष्ट है, पूर्ण है वो। अच्छा, इसी गुरु जी ये सिद्धांत और निकल के आ रहा है कि हम किसी क्रिया से या किसी से जो प्रभावित होते हैं वो हमारे कर्माशय के कारण ऐसा होता है। जैसे कोई घटना चल रही है, कोई काम हो रहा है, जैसे सुख व्यासक्त वाले दिखाया कि कर्माशय के कारण ऐसा हो रहा है। तो ऐसे जिस चीजों से, जिस घटनाओं से हम प्रभावित होते हैं, हमारी उत्कंठा पैदा होती है, उसमें हमारा कर्माशय कारण होता है। हाँ, कर्माशय कारण है। और दूसरा हमारा इस जन्म में प्राप्त किया हुआ ज्ञान संस्कार वगैरह। इस जन्म में हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया, अविद्या की बातें बहुत इकट्ठी कर ली हैं, अज्ञानता की जो मान्यताएं फैली हुई हैं संसार में, क्या उनको हमने विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लिया है कि भूत होता है, कि प्रेत होता है, ये होता है, परमात्मा अवतार लेता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। ये इस तरह की बातें स्वीकार कर ली हैं, या कि हमारी शिक्षा बचपन से ही आध्यात्मिक वैसी हुई है, वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल हुई है। तो वर्तमान जीवन में प्राप्त किया हुआ ज्ञान ये भी कारण है, और पीछे का कर्माशय भी, दोनों की संगति लगानी होगी। अब वर्तमान के जीवन का जो पुरुषार्थ आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वो यदि प्रबल है आपका, तो पीछे का कर्माशय निकृष्ट होने पर भी हम उन्नति करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। और पीछे का कर्माशय आपका उत्कृष्ट है, लेकिन वर्तमान में आपका प्रबल पुरुषार्थ अज्ञानता का संग्रह करने में लगा रहा यदि, तो वो पीछे का उत्कृष्ट पुरुषार्थ भी दबा रहेगा। पीछे का उत्कृष्ट कर्माशय वो भी इतना प्रभावी, मतलब अच्छा कर्माशय है बहुत, लेकिन उसको अवसर तो मिले। अब अवसर मिल तो रहा है, जैसे कोई बहुत गंदा पानी है, अब गंदा पानी में आपने उसको शुद्ध करने के लिए कोई द्रव्य डाला, तो द्रव्य डाला लेकिन गंदगी इतनी अधिक है कि वो थोड़ा ही शुद्ध हो पाया वो। या यूं ले लो उदाहरण, जैसे कोई वस्त्र बहुत गंदा है और साबुन से हमने धोया, अब धोने के बाद भी लगा करे वो सफेदी नहीं आई इसकी, जैसे पहले आती थी, वो सफेदी नहीं आ पाई। कारण क्या था कि वस्त्र बहुत गंदा था। आपने पुरुषार्थ तो किया साफ करने का, लेकिन थोड़ा ही प्रभाव पड़ पाया, थोड़ा ही प्रभाव पड़ पाया। और वस्त्र पहले से ही सफेद होता और थोड़ी सी गंदगी आ गई थी उसमें, तो आपके थोड़े पुरुषार्थ से ही हट जाएगी वो। तो उत्कृष्ट यदि हमारा कर्माशय पीछे का है और यहाँ का पुरुषार्थ भी यदि आपका कम है, तब भी हमें लाभ के कार्य हमारे जीवन में अधिक होते रहेंगे। और पीछे का कर्माशय उत्कृष्ट नहीं है हमारा, और वर्तमान में आपने पुरुषार्थ अच्छा भी किया है यदि, तो वो अच्छा थोड़ा फल दे पाएगा। और जहां दोनों बातें मिल जाएं कि पीछे का कर्माशय भी उत्कृष्ट हो और यहाँ का पुरुषार्थ भी हमारा है जो सत्य ज्ञान है उसके ग्रहण करने में यदि हो रहा है, तब तो फिर उन्नति की कोई सीमा ही नहीं। इससे कहते हैं मतलब प्रारब्ध से पुरुषार्थ बड़ा छोटा की बात नहीं, यहाँ पर दोनों का अपना अपना प्रभाव है, समान है, दोनों का समान प्रभाव है दोनों का। इसमें यूं नहीं कहेंगे बड़ा छोटा, जैसे पानी को ले लें, पानी कड़वा है कोई,
और एक गिलास में सादा पानी है, बिल्कुल कड़वा नहीं है, जैसा स्वाद होता है पानी का वैसा ही है। अब एक एक चम्मच चीनी हमने दोनों में डाली, तो चीनी, एक चम्मच चीनी में जितनी मिठास होती है वो है या नहीं है दोनों गिलासों में? या अंतर है? एक चम्मच चीनी की जितनी मिठास है उतनी तो है पूरी, लेकिन दोनों को पी के देखो कौन अधिक मीठा लगेगा। दवाइयां होती हैं कड़वी बहुत सी, काढ़े होते हैं ना, उसमें चीनी डाल डाल के फिर भी वो मिठास तो नहीं आती है, कड़वापन तब भी आएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ का जो एक चम्मच चीनी का पुरुषार्थ हमारा था वो कड़वा अधिक होने से बहुत कम लाभ दे पा रहा है, और जहां गिलास स्वच्छ है, बिल्कुल पानी अच्छा है उसमें, वहां एक चम्मच चीनी से ही काफी मीठा लग रहा है वो। लोक में प्रसिद्ध है ना कि तो अब क्या कहोगे यहाँ पर, वो चीनी जो एक चम्मच चीनी वो प्रबल है या उसका कड़वापन प्रबल है? क्या बताओगे? दोनों का प्रभाव है, दोनों का ही अपनी अपनी महत्ता है, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन दोनों को मिलकर के जो एक मिश्रित परिणाम निकल रहा है सामने, उस पर वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगा, उसको देखेंगे कैसा है। तो जहां हमारा पुरुषार्थ प्रबल है और फिर भी हमें कुछ बाधा सी दिखाई दे रही है, तो जैसा अभी अजय जी ने कहा कि वहां निराश नहीं होना है हमें, वहां ये मान करके करते ही जाना है संघर्ष कि भाई पीछे का कर्माशय है ऐसा, उसको हम बदल तो पाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ के प्रबल पुरुषार्थ से हम उसके प्रभाव को कम तो कर सकते हैं। ये ठीक है पानी बहुत कड़वा था, लेकिन एक चम्मच चीनी से कुछ तो कड़वाहट कम होगी उसकी। तो अधिक चीनी की सामर्थ्य नहीं है, मान लो हमारे पास एक ही चीनी है डिब्बे में, इनकी पूर्ण शक्ति लगा दी हमने पुरुषार्थ की, वो एक ही चम्मच चीनी निकली, तो लेकिन उसका भी तो प्रयोग करें हम, प्रभाव तो है ना उसका। अब ये सोचा कि नहीं बहुत कड़वा है पानी, छोड़ो इसमें एक चम्मच भी नहीं डालते, तो ठीक है फिर वो तो कड़वा रहेगा ही ऐसा ही। तो ये है। अब आगे यहां तक के सिद्धांति के उत्तर से और इस सारी विवेचना से ये तो सिद्ध हो ही गया, और पूर्व पक्ष ने मान भी लिया कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण तो ठीक है। लेकिन अब क्या किया उसने? अब सोचा उसने कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण तो सिद्ध हो गया, जबकि मैं तो नहीं चाह रहा था सिद्ध होना। दूसरा तरीका निकालेंगे। हाँ, अब उसने ये किया कि उसने प्रत्यक्ष को जड़ से उखाड़ा बिल्कुल। अब प्रत्यक्ष होता है कि आप जिसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं प्रत्यक्ष है ही नहीं। जितनी देर हम चर्चा कर रहे थे जिस प्रत्यक्ष के ऊपर कि लक्षण ऐसा हो वैसा हो, तो लक्षण की बात छोड़ो, हम जिसका लक्षण कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, प्रत्यक्ष ही नहीं। अब लक्षण कर किसका करेंगे फिर? उसको जड़ से उखाड़ दिया बिल्कुल। न्यायाधीश और ये वकील और साक्षी जिस व्यक्ति के विषय में ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे, जिस के विषय में बहस चल रही थी, पता लगा वो तो मर गया है वो है ही नहीं तो सारी चर्चा बेकारी तो कहलाएगी फिर वो, कि हम निर्णय करेंगे किसके विषय में, वो तो है ही नहीं, मर चुका है वो तो प्रत्यक्ष को ही उखाड़ रहा है वो। यानी कि तीन ही प्रमाण है, आपका प्रत्यक्ष है ही नहीं प्रमाण। तो सूत्र बोलेंगे प्रत्यक्षम अनुमानम एक देश ग्रहणात उपलब्धे। जिस प्रत्यक्ष को आप प्रत्यक्ष कहते चले आ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये क्या है? अनुमानम, ये अनुमान है प्रत्यक्ष नाम का कोई प्रमाण ही नहीं है। तो ये तो हो गई प्रतिज्ञा, शैली वही रहती है हमेशा, प्रतिज्ञा और हेतु साथ में। तो हेतु दिया कि एक देश ग्रहणात उपलब्धे। हम जब किसी का प्रत्यक्ष करते हैं, कोई वस्तु ले लें, यहां वृक्ष का उदाहरण दे करके समझाया गया है, तो वृक्ष को लिया हमने, अब वृक्ष सामने हमारे है, तो हम प्रत्यक्ष किसका कर रहे हैं? छाल का एक थोड़े से भाग का सामने वाले, एक देश का ग्रहण। वृक्ष का जो सामने का हिस्सा है, वो सामने का हिस्सा समझने के लिए अगर समझना हो तो कैमरे से फोटो ले लो उसका। अब कैमरे से जब चित्र ले लिया तो पूरा वृक्ष आ गया उसमें? पूरा वृक्ष नहीं, किसी को दिखावा पूरा वृक्ष दिखाई देगा? सामने का भाग दिखाई देगा पूरा आधा। तो क्या कहोगे आप उसको? वृक्ष नहीं कहोगे उस चित्र का कि ये किसका चित्र है? किसी व्यक्ति का ले लो, किसी वृक्ष का ले लो, किसी वस्तु का ले लो, संदेह होता है बिल्कुल भी कि वही वस्तु तो है।
लेकिन वास्तव में है क्या वो? उसकी मोटाई है उसमें, उस चित्र में? वैसे आजकल 3D के फोटो भी आ रहे हैं, लेकिन कितना ही प्रयास कर ले हम, लेकिन फिर भी पूरा बात नहीं। हाँ, लेकिन इसका चित्र लेंगे तो चित्र में ये बोतल ज्यों की तो ऐसी ही आ जाएगी, लेकिन वहां मोटाई फिर भी नहीं है उसकी। नहीं है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता, अगर ये पूरा चित्र कहाँ है बोतल का, पूरा चित्र खींचो, कुछ बात ऐसी शंका होती है कभी? इसमें दिख रहा है कि इधर भाग भी है? इसमें दिख रहा नहीं, जितना तुम्हें इधर दिख रहा है आंखों से उतना ही दिखेगा चित्र में, वो भूल जाओ। जितना तुम्हें आंखों से दिख रहा है, कैमरे की आंख भी उतना ही देखेगी, पीछे वाला लोग नहीं है। उतना ही देखेगी वो भी, उसकी भी सामर्थ्य उतनी ही है जितनी हमारी आंख की सामर्थ्य है। तो इस तरह से हम वृक्ष का केवल एक देश का तात्पर्य छोटा हिस्सा, थोड़ा हिस्सा देख रहे हैं। और थोड़े हिस्से का भी छोड़ो आप, नेत्र किसको पकड़ता है? नेत्र का विषय क्या है? रूप है। रूप द्रव्य है या गुण है? गुण है। तो नेत्र ने गुण को पकड़ा कि द्रव्य को? नेत्र का सन्निकर्ष गुण के साथ हुआ कि द्रव्य के साथ? रूप के साथ हुआ, गुण के साथ हुआ ना। उनके साथ हुआ। और आपने क्या बोला? हमने क्या देखा? आप क्या बोलोगे? क्या देख रहा हूं? वृक्ष नाम लिया जाएगा। वृक्ष को देख रहा हूं, तो वृक्ष क्या रूप का नाम है? होता है नहीं ऐसा? हम देख रहे हैं रूप को और कह रहे हैं वृक्ष को देख रहा हूं, तो ये भी विचारणीय विषय है कि नहीं है? अरे जब वो सारी इंद्रियों का, तो वहां ये समाधान दिया गया है कि जिस इंद्रिय से हम जिस गुण का प्रत्यक्ष करते हैं, तो उसी इंद्रिय से गुणी का भी कर लेते हैं। ऐसे करके समाधान दिया गया है। लेकिन यहां जो चर्चा हो रही है कि जिस वृक्ष को हम देख रहे हैं वो वृक्ष तो बहुत बड़ा है, और हमने जो भाग देखा है उसका यदि प्रतिशत भी निकालें तो क्या निकलेगा? आप कल्पना कर पाओगे उसकी? क्या निकलेगा? अब चित्र समझ लो, आप मान लो कोई 100 क्विंटल का वृक्ष है और कैमरे से चित्र ले लिया उसका, वो चित्र एक कागज पे आ गया, वो कितना भार है उसका? क्या देखा हमने? इतना भारी, इतना वजनदार वृक्ष, हम तो उसका केवल एक बहुत छोटा सा सामान्य एक परत उसकी, जैसे किसी व्यक्ति को ही देख रहे हैं तो क्या देख पाते हैं? उसके कपड़े देख पाते हैं, थोड़ा बहुत अंग दिख जाते हैं ऊपर के, त्वचा भी क्या, त्वचा का ऊपर का हिस्सा, ऊपर का भी कहां तक ऊपर का मानोगे आप? तो क्या देखते हैं हम? और ना देखा हुआ कितना रह गया? आप कल्पना करके देख लो। आप जो नहीं दिखाई दे रहा है वो कितना शेष रह गया है? कुछ भी नहीं है ये। ज्ञान रूप से हम देख लेते हैं, वो आगे निर्णय होगा सारा ये कि हम क्या चीज देखते हैं। प्रश्न उठा रहा है। और एक ये विषय कुछ अपरिचित सा भी लगेगा, क्योंकि इस प्रकार की चर्चाएं हम लोग आपस में नहीं करते, क्योंकि यहां जो मुख्य चर्चा हो रही है, मैं प्रारंभ में संकेत दे दूं कि अवयवों का हम ज्ञान करते हैं या अवयवी का। तो अवयव अवयवी, ये न्याय का बहुत वैसा विषय है, ये जटिल भी है थोड़ा सा, क्योंकि अन्य शास्त्रों में ये चर्चाएं ऐसी नहीं मिलेंगी आपको। तो यहां अवयवी का विषय उठाया गया है। अवयवी की उत्पत्ति होती है। अवयवी कहते हैं अवयव वाला, जिसके अवयव हैं, अलग अलग अंग हैं। जैसे ये हमारा शरीर है, इसके अंग हैं हाथ, पैर, नाक, आंख इत्यादि, और पूरे को हम क्या बोलते हैं? शरीर। तो शरीर क्या है? ये अवयवी। तो ये अवयवी का ज्ञान कैसे होता है, कि कौन सी प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाती है, वो सारे विषय यहाँ पर चलेंगे। में समाधान भी यही कह के देंगे ना इन बातों का कि हाँ। अवयवी हम ग्रहण कर लेते। तो यहाँ पर आक्षेप उठाया कि एक देश ग्रहणात्, एक देश का ग्रहण होने से, एक देश ग्रहण से उपलब्धि होने से, ऐसे पकड़ेंगे इसको। एक देश ग्रहणात् उपलब्धे है, इन हेतु मुख्य है उसमें, दोनों को मिलाकर के बोल देंगे हेतु। एक देश के ग्रहण से उपलब्धि होने से, एक देश का तो ग्रहण हुआ हमें, इंद्रिय का सन्निकर्ष एक देश के साथ हुआ और उससे उपलब्धि हुई। तो ऐसा जब होता है कि किसी का एक देश ग्रहण किया हमने और फिर ज्ञान हुआ, तो ये तो अनुमान की प्रक्रिया में आएगा। अनुमान
ये अनुमान ही तो हुआ कि हमने वृक्ष के एक देश को देखा और पूरे वृक्ष का ज्ञान हुआ हमें, जिसका इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं है, हैं? पीछे का भाग वृक्ष का दिख रहा है क्या हमें? अब आप बैठे हैं मेरे सामने तो मैं कहूंगा कि आपके पीठ नहीं है क्या? लेकिन दिख तो रही नहीं मुझे। शरीर के साथ गुरु जी गुण कर्म स्वभाव कारक भी पता लगा लेता है, सब अनुमान लगा लेते हैं जिसके बारे में बता होता है। उसमें दूसरी प्रक्रिया काम करेगी, उसमें आंखों से का विषय नहीं है ये नेत्र का विषय नहीं। यहाँ तो केवल नेत्र के विषय की बात चल रही है कि नेत्र ने क्या पकड़ा, किसके साथ सन्निकर्ष हुआ। तो एक देश ग्रहण से जब उपलब्धि होती है किसी की, तो ये अनुमान प्रमाण में जाएगा। तो आपका प्रत्यक्ष तो है ही नहीं। अब इसी का भाष्य देखिए कि यद इदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद उत्पद्यते ज्ञानम वृक्ष इति, ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ये वृक्ष है, एतत् किल प्रत्यक्षम, आप इसी को तो प्रत्यक्ष कहते हो। जैसे कोई किसी की प्रबल मान्यता चली आ रही हो, ठीक है, बहुत समय से, और एकदम गहरी मान्यता उसकी बन चुकी है और हमें उसका खंडन करना है, तो हम इस तरह से वाक्य बोलते हैं कि देखो आप यही तो मानते आ रहे हो, अब तक आप ऐसा ऐसा ही तो मानते आ रहे हो। वो कहेगा हाँ हम ऐसा ही मानते हैं। तो यही यहां कह रहे हैं कि ये आप जिसको प्रत्यक्ष कहते आ रहे हैं अब तक, तो आपका प्रत्यक्ष यही तो है कि इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान को आपने कैसे द्योतित किया कि ये वृक्ष है, यही तो आपका प्रत्यक्ष है। कहा तत्खलु अनुमानमेव, ये तो अनुमान है, ये कहाँ प्रत्यक्ष है। तुरंत उसका खंडन किया कि तत्खलु अनुमानम एव लगा दिया, ये अनुमान ही है और आप इसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं। आप प्रत्यक्ष गाते चले आ रहे हैं अब तक, ये तो है ही नहीं प्रत्यक्ष, ये अनुमान है। तो ठीक है ना, है ही नहीं प्रत्यक्ष, हो गया खंडन, उखाड़ दिया बिल्कुल। तो पूर्व पक्षी ने कहा अकस्मात, वो सिद्धांति ने कहा अकस्मात कैसे कह रहे हो भाई, अनुमान ही है ये। तो कहा एक देश ग्रहणाद वृक्षस्य उपलब्धे है, हमारा सन्निकर्ष एक देश के साथ हुआ और एक देश वृक्ष है नहीं। वृक्ष तो बहुत देशों वाला है, बहुत अवयवों वाला है और उसका ज्ञान हो गया। तो जिसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता, उसका जब ज्ञान होता है तो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, अनुमान कहेंगे। भाई धूम को देखा हमने और अग्नि का ज्ञान हुआ, तो अग्नि के साथ तो इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ नहीं था, तो अग्नि का ज्ञान ये प्रत्यक्ष है या अनुमान है? ऐसे ही यहां पर वृक्ष का एक देश देखा और एक देश देख करके वृक्ष के जो अन्य देश हैं, अन्य अवयव पीछे के भी सारे अंदर के भी, इन सब का ज्ञान होगा तभी तो हम कहेंगे वृक्ष है ये। लेकिन मुझे इस अनुमान में और इसमें इस अनुमान में हम धूम अलग है, अग्नि अलग है, बिल्कुल अग्नि धूम नहीं है, दूसरे वस्तु का देख रहे हैं। उसी कारण कार्य कारण है ना उसमें, अग्नि कारण है, अग्नि कारण है धूम का, जुड़ी हुई है ना उससे। अगर धुएं को आप अलग कर दोगे तो फिर धुएं का प्रवाह जैसे अगर बीच में विच्छेद कर दिया जाए तो वह धुआं तो उड़ के चला जाएगा, नया निकल ही नहीं रहा है। धुआं नहीं है, धुआं के बिना अग्नि रह सकती है, इसमें धुआं नहीं, वो चीज अलग है। धुआं के बिना अग्नि रह सकती है, लेकिन धुआं बिना अग्नि के नहीं रह सकता। तो इसीलिए, लेकिन यहाँ जो ज्ञान है इस प्रत्यक्ष में वृक्ष में, तो हम वृक्ष का एक भाग देख करके उसी वृक्ष का अनुमान कर रहे हैं, जबकि यहाँ धुएं उसी शब्द कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि वृक्ष तो वही है। नहीं, एक देश का नाम तो वृक्ष नहीं है, यही तो पूर्व पक्षी कह रहा है। आप उसी बोलोगे तो एक देश को आपने वृक्ष बोल दिया। वो कह रहा है एक देश वृक्ष नहीं है, एक देश तो उसका अवयव है एक। जैसे वहां धूम अग्नि का अवयव है, धूम अग्नि का अवयव इसलिए है कि जुड़ा हुआ है उससे। जुड़ा हुआ है भाई, हमारी उंगली जुड़ी हुई शरीर से, तो उंगली क्या है? शरीर का ही तो अवयव है ये। और कहने को उंगली अलग भी है ये, लेकिन शरीर का अवयव है, जुड़ी हुई है इससे, इस कारण से। तो वहां भी धूम अग्नि से जुड़ा हुआ है और उसका हमें ज्ञान हो गया। तो उससे हमने जो अन्य ज्ञान किया है, जिस जहां इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हो पाया था, वो अग्नि है, वो अनुमान से हुआ। ऐसे ही यहाँ पर एक देश के ग्रहण से और वृक्ष की उपलब्धि हो रही है, वृक्ष का ज्ञान हो रहा है, तो वृक्ष के साथ तो सन्निकर्ष हुआ ही नहीं है। और सन्निकर्ष जिसके साथ न हो फिर भी उसका ज्ञान हो जाए, वो अनुमान की श्रेणी में आएगा, अनुमान में चला जाएगा वो। तो इस तरह से वृक्ष से उपलब्ध है, ये हेतु दे दिया, ये उत्तर पूर्व पक्षी ने दिया।
उसी का अर्थ कर रहे हैं सूत्र का। और खोला कि अर्वाग भागम अयम गृहीत्वा वृक्षम उपलभते। अयम अर्थात यह व्यक्ति जो वृक्ष को देख रहा है, ये अर्वाग भागम गृहीत्वा, अर्वाग भाग को ही तो देख रहा है, सामने वाले का भाग, पीछे का दिखता ही नहीं कभी। जिधर खड़े होंगे हमने सामने का ही दिखाई देगा, पीछे का तो कभी देख ही नहीं सकता। तो अर्वाग भागम, अर्वाग भाग को देखा है और दावा क्या कर रहा है कि मैं वृक्ष को जान रहा हूं। तो ये झूठ है कि नहीं है? अर्वाग भागम अयम गृहीत्वा वृक्षम उपलभते, ये आ की मात्रा हटा देना वृक्ष के आगे से, वृक्षम उपलभते। और न च एक देशो वृक्ष, जिसका इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हुआ, एक देश के साथ, वो वृक्ष है नहीं। आप उसी को तो कह रहे थे अभी कि उसी को देख रहा हूं। अरे उसी को किसको? एक देश को देख रहा हूं मैं। मेरा अभी भी मानने के तैयार नहीं है। धुएं से अनुमान अग्नि वो अलग गुणकर्म स्वभाव उसका है, देखो वृक्ष का वही है। देखो पहली बात तो ये सारी बातें पूर्व पक्षी की चल रही हैं, और पूर्व पक्षी जो कमी निकालेगा वो कमी तो होगी नहीं, जो नहीं है उसी कमी को तो निकाल रहा है। आप पूर्व पक्षी की बात को बिल्कुल प्रामाणिक मान के चल रहे हो कि इसने ऐसा बोला है तो रहस्य तो है इसमें कुछ ना कुछ। तो आप बारीकी से देखोगे तो खंडन हो ही जाएगा। अरे वो तो खंडन सिद्धांत ही करेगा अनेक प्रकार से। कमियां तो उसके दोष निकालने में है ही बहुत सारी, उसके दोष, उसको कमी है उसके अंदर, तभी दोष निकाल रहा है वो। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई दोष नहीं है, उसकी दृष्टि में दोष है। तो कहीं ना कहीं तो जो है कमियां दिखी जाएंगी। भाई आपकी बुद्धि, आप भी सोच रहे हो दिखाई दे ही जाएगी, लेकिन आपने एक चीज और नहीं सोची कि ये अनुमान कह रहा है इसको, और आगे सिद्धांति स्वयं कहेगा। अनुमान जब माना इसने, तो अनुमान कब होता है? प्रत्यक्ष पूर्वक। और प्रत्यक्ष ही खंडन कर रहा है ये बात भी आगे उठेगी। अरे इसने एक देश का तो प्रत्यक्ष मान लिया, तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो सिद्ध हो गया, प्रत्यक्ष सिद्ध हो तुरंत ताली बज जाएगी। प्रत्यक्ष प्रमाण तो सिद्ध तुमने मान ही लिया, एक देश को भी तुमने क्यों पकड़ा? यहाँ जितना आपने पकड़ा उतना प्रत्यक्ष मान ही रहे। हाँ, तो ये बात आगे आएगी। अभी उसको नहीं उठाया है, अभी तो इससे खूब खुलवाएंगे। सुन रहा है सिद्धांती इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के उसी की अपने आक्षेप में घुमाता रहेगा, और एक एक बात उसकी निकलवाता रहेगा, जिससे पकड़ने में आसानी हो जाए, है ना। किसी व्यक्ति से कोई पकड़ना हो यदि, तो उसकी की हुई शंका या उसके किए हुए आक्षेप में आप अलग अलग बिंदु उठा उठा करके और उससे बुलवाते रहो, तो बहुत सारी बातें फिर ऐसी निकलेंगी जो हमें पकड़ने में आसानी होती है फिर। क्योंकि फिर पता है हम क्या करेंगे आगे, कि हम उसकी एक एक बात को, तो तुमने ऐसा कहा था पीछे, इससे तुम हट नहीं सकते। तो बहुत सारी बातें कहलवा लो पहले उससे। तो ऐसी सिद्धांतियां बहुत सारी बातें कहलवाएगा। तो अभी तो पूर्व पक्षी ही बोल रहा है कि अर्वाग भागम अयम गृहीत्वा वृक्षम उपलभते, और न च एक देशो वृक्ष, जो अर्वाग भाग गृहीत हुआ उसका नाम वृक्ष है नहीं। उदाहरण दे दिया कि तत्र यथा धूमम गृहीत्वा वहनिम अनुमिनोति, धूम का ग्रहण किया और वहनी का अनुमान किया, तो इति तादृगेव तद्भवति। तो यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है, यहां एक देश का ग्रहण किया और वृक्ष का अनुमान किया। अब यहां सिद्धांति ने उसको और उगलवाने के लिए प्रश्न किया उससे कि किम पुनर्गृह्यमाणात एक देशात अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे, कि आप ये बताइए कि गृह्यमाण जो एक देश है, गृहीत किया जाता हुआ जो एक देश है, जिसका इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हुआ है, उससे अर्थांतर, दूसरा अर्थ, दूसरा जिसको हम अन्मेय कह रहे हैं, जिसको आप अन्मेय कह रहे हो, वो अन्मेय दूसरा अर्थांतर वो क्या है, उसे खोलो पहले। क्योंकि इसका ये कहना था कि एक देश का तो प्रत्यक्ष ग्रहण किया और उससे वृक्ष का अनुमान किया गया, तो वृक्ष शब्द बोला था इसने। अब वृक्ष शब्द जो बोला है उसी में प्रश्न उठ रहा है ये कि आपने जिसको अन्मेय कहा है कि वृक्ष अन्मेय है, ये क्या है वृक्ष? ये वृक्ष क्या है? अब यहां पर दो प्रकार की मान्यताएं चलती हैं। दो प्रकार की मान्यताओं में न्याय की एक ही मान्यता है, उसमें जो सिद्धांती आगे बताएगा
वो है अवयवी की उत्पत्ति होना। और दूसरी मान्यता चलती है जो बौद्ध तो मानते ही हैं, और हो सकता है जैनियों में भी यही मान्यता चलती हो कि वो अवयवी को नहीं मानते, वो केवल अवयवों को मानते हैं कि हर वस्तु क्या है, ये एक कणों का समुदाय, अवयवों का समुदाय। जैसे घड़ा है तो घड़ा को घड़ा एक अलग से अवयवी है ये नहीं मानेंगे। वो क्या घड़ा क्या है भाई, यार कुछ नहीं, मिट्टी के कणों का एक समुदाय है। और हम जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं और उपनिषदों के उदाहरणों को देखते हैं तो उपनिषदों में जैसे दिया है कि स्वर्णकार, उसके सामने बहुत सारे आभूषण कोई बेचने गया, अलग अलग प्रकार के नाम उनके, ये अंगूठी है, ये कड़ा है, ये हार है, इस तरह से। और स्वर्णकार को क्या दिखाई देगा उन सब में? केवल सोना ही दिखाई देगा। और वही तो समझाया गया है कि देखो, व्यक्ति के लिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, राग को हटाने के लिए, वस्तुओं से राग हटाने के लिए, कि कुछ नहीं है, ये देखो सारे परमाणुओं के ढेर हैं ये, जिनमें तुम इतने आकर्षित हो रहे हो, ये क्या है सब? कुछ भी तो नहीं है, केवल मिट्टी का ही तो पुतला है शरीर जिस पर इतने मोहित हो रहे हो, यह है क्या? कुछ भी नहीं है, एक कणों का समुदाय है। तो वैराग्य बुद्धि बन रही है? नहीं, कणों का समुदाय बोलने से वैराग्य बुद्धि बन रही है। तो इस तरह की मान्यता भी चलती है, क्या कि अवयवों का समुदाय मात्र। अब जो व्यक्ति अवयवों का समुदाय मात्र मानता है हर वस्तु के लिए, तो वहां तो अवयवों से एक समूह का ज्ञान होगा उसको, समुदाय का। और जो अवयवी मानता है उसके दोनों प्रकार के ज्ञान होंगे, अवयवी का भी और अवयवों का भी, क्योंकि अवयवी कहने से अवयव तो आ ही जाएंगे। तो वही आगे बता रहे हैं कि आप अर्थांतर जो है, जिसको अन्वय कह रहे हैं, वो अर्थांतर क्या है? तो अर्थांतर दो प्रकार से होता है, वो स्वयं उत्तर दे रहा है सिद्धांती कि अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणी। अवयव समूह पक्ष जब माना जाएगा कि अन्वय क्या हुआ? अवयवों का समूह। अवयव समूह पक्षे, हर वस्तु अवयवों के समूह से बनी हुई है, इस पक्ष को यदि लेंगे तो एक देश के ग्रहण से अनुमान किसका हुआ? अवयवांतर का, अन्य अवयवों का। सामने वृक्ष का एक देश देखा, बुद्धि को एकाग्र करते रहना थोड़ी देर के लिए, और जहां रुकावट आए तो दोबारा पूछ लेना उसको। हमने वृक्ष का एक देश सामने का देखा और अनुमान किया, किसका? अवयवांतरों का, अन्य अवयवों का, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनका अनुमान किया। एक तो ये पक्ष है। ये पक्ष कब आएगा? ये आएगा अवयवों का समूह मानने पर। हर वस्तु क्या है? अवयवों का समूह। अच्छा गुरु जी, इसी से कुछ लोग इसको न्याय को जो है ये बौद्ध दर्शन वगैरह के बाद का ग्रहण कर लेते हैं, मतलब बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं, जबकि ये हाँ, तो वो तो ऐसा है ना, वो मान्यता बौद्धों से चिपक गई। हाँ, चिपक गई। लेकिन ऐसा नहीं, अज्ञानता की मान्यताएं जब से संसार बना है तभी से चली आ रही हैं। क्योंकि योग दर्शन में भी बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जहां लगता है कि सीधे ये बौद्धों का खंडन कर रहे हैं, जबकि बौद्ध अभी 2,000-2,500 के वर्ष के हैं। पतंजलि का योग दर्शन कब का है? तो ये तो रहा अवयव समूह पक्ष मानने पर कि अवयवांतरों का अनुमान होगा। और दूसरा द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, एक द्रव्यांतर उत्पन्न होता है जिसको अवयवी शब्द से आगे कहेंगे ये। तो द्रव्यांतर की उत्पत्ति के पक्ष में अन्वय क्या होगा? तानी च अवयवी च। ये तानी से किसको लेंगे? अवयवांतराणी। और अवयवी च, वहां अवयवी भी, ये अन्वय माने जाएंगे। फिर ये अभी उसकी दृष्टि से बोल रहे हैं, पूर्व पक्षी की दृष्टि से, कि जिसको तुमने अन्वय कहा है वो अन्वय, तुम इन दो में से ही तो कोई उत्तर दोगे भाई। या तो तुम ये कहोगे अवयव समूह पक्ष मानते हो, यदि पूर्व पक्षी से कह रहे हैं, यदि अवयवों का समूह मानते हो, हर वस्तु अवयवों का समूह है, तो कहोगे कि हमने अनुमान से अवयवांतरों को जाना। और यदि अवयवी को मानते हो, द्रव्यांतर की उत्पत्ति का पक्ष मानते हो, तो ये कहोगे कि हमने अनुमान से अवयवों को और अवयवी को जाना। अब दोनों में अलग अलग विवेचना।
कि अवयव समूह पक्षे तावत एक देश ग्रहणात् वृक्ष बुद्धे अभावः। जब अवयवों का समूह होता है, हर वस्तु होती है, इस पक्ष को स्वीकार करेंगे तो उस पक्ष में एक देश ग्रहणात्, एक देश का ग्रहण हुआ है और एक देश के ग्रहण से वृक्ष बुद्धि का अभाव रहेगा, क्योंकि वृक्ष शब्द यहां पर आया ही नहीं। क्या आया? अवयव समूह। अवयव समूह आ गया। अब किसी को प्यास लगी, वो कहे कि मुझे प्यास लगी है, अवयवों का समूह ले आओ, मुझे पीना है। पानी क्यों बोलेगा फिर वो? है भोजन करना है जरा थाली में, अवयवों का समूह ले आओ। वो दाल नहीं बोलेगा, सब्जी, क्योंकि ये शब्द बोलते ही ये तो अवयवी है सारे, ये अवयवी हैं। ये नाम बनता ही तब है। संसार में, व्यवहारों में हम जितनी संज्ञाएं रखते हैं, ये संज्ञाएं सारी अवयवी की ही होती हैं। ये संज्ञा अवयवों की नहीं है, अवयवी की। भाई शरीर किसको कह रहे हैं हम? अवयवों की समूह। शरीर अवयवी है, इकाई है। अगर अवयवों का समूह है ये, ऐसा बोलेंगे तो अवयव तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे अवयव हैं तो मान लो 2 व्यक्ति हैं, तो हम कह सकते हैं उनको 2 शरीर। 2 संख्या कहां से लाएंगे? 2 शरीरों के अवयवों को मिलाएं, जोड़ें, उनका कितने अवयव हैं इनमें, तो संख्या कहां तक बैठेगी? और अवयव की भी गणना कहां तक करेंगे हम? परमाणु तक पहुंचना पड़ेगा फिर तो खरबों खरबों परमाणु हो जाएंगे एक वस्तु में ही। तो इकाई किसको माने? इकाई परमाणु बनेगी फिर अवयव समूह पक्ष में। अवयव समूह पक्ष में इकाई परमाणु बनेगी तो व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार में अवयवी को स्वीकार करना ही होता है। तो जो व्यक्ति अवयव का समूह मानता है, इस पक्ष को लेता है, वहां पर एक देश के ग्रहण से उसके अंदर कभी भी वृक्ष बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी ये वृक्ष है, ये ज्ञान नहीं हो सकता उसको, ये संभव नहीं है। वैसे तो एक चावल जो होता है वो भी अवयवी हो गया। नाम बोलते ही अवयवी हो जाएगा। तुमने चावल बोला कैसे? ये कहो कि एक क्या, जो कणों का समुदाय है, हाँ, एक संख्या किस में घटेगी? क्योंकि अवयव तो एक है नहीं, चावल में ही बहुत सारे कण हैं, और जिसको हम कण कह रहे हैं वो भी अवयवी हो गया। और पीछे हटो तो ठीक सत्वर स्तंभ पर जाकर के टिकना होगा, जिसका और टुकड़ा होता ही नहीं, वो अंतिम अवयव है। और अंतिम अवयव कभी भी अवयवी नहीं होता। अवयवी कहां से प्रारंभ होता है बताओ? पहला अवयवी है द्वैणु को, पहला अवयवी, पहला अवयवी, प्रथम अवयवी कहां से प्रारंभ हुआ? 2 अणुओं से। द्वैणुक बोलते हैं इसको, 2 अणुओं का समूह। मत बोलो यहाँ, द्वैणुक संज्ञा बोलनी पड़ेगी अवयवी बोलने के लिए। हैं? क्या नहीं, अणु किसको कह रहे हो? अणु किसको कह रहे हो? सत्व को, रज को, तम को, या कि ये पृथ्वी जल अग्नि का अणु? ये बताना पड़ेगा पहले। हैं? तो वो अणु न्याय की भाषा में तो कह सकते हैं उसको हम इकाई, एक अवयव, लेकिन सांख्य की दृष्टि से देखेंगे तो वो भी अवयवी है। 2 का संयोग होते ही हाँ, द्वैणु को बनता है, वो वहां से प्रारंभ होता है। तो अवयव समूह पक्षे तावद एक देश ग्रहणात् वृक्ष बुद्धे अभावः। उसमें हेतु दिया क्यों कि न अगृह्यमाणम एक देश। ये पीछे जो 70 पृष्ठ पर जहां ये इन्होंने 31 संख्या देकर के सूत्र का भाष्य समाप्त किया है, इसको काट देना, क्योंकि सूत्र का भाष्य ये 71 पर, दोबारा आपको 31 फिर लिखा मिलेगा, ये वहां जाकर के समाप्ति है इसकी। तो हेतु दिया उसमें कि अगृह्य न अगृह्यमाणम एक देशांतरम वृक्ष। वृक्ष जो है, जो अगृह्यमाण है, जिन एक देशांतरों का हमने ग्रहण नहीं किया है, इंद्रिय सन्निकर्ष जहां पर नहीं हुआ है, ठीक है, यानी अगृह्यमाणम एक देशांतरम वृक्ष। क्योंकि पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि हमने एक देश का ग्रहण किया और वृक्ष को जान लिया, लेकिन अवयव समूह पक्ष में यदि केवल एक देश का ग्रहण हुआ है तो वृक्ष बुद्धि, यानी अन्य अवयवों को जान करके वृक्ष बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी।
अन्य अवयवों का अनुमान से ज्ञान करके वृक्ष बुद्धि नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अन्य जो अवयव हैं पीछे के जो अवयव हैं और उनका ग्रहण हुआ नहीं इंद्रिय से और अनुमान से उनका ज्ञान हुआ, तो पीछे के अवयवों का नाम तो वृक्ष है नहीं। वृक्ष किसका नाम है? सारे अवयवों का, अवयव समूह का। ये कौन से पक्ष में बोल रहे हैं? ये अवयव समूह पक्ष में। तो अवयव समूह पक्ष में जो अग्रीयमाण एक देशांतर है अर्थात पीछे का हिस्सा, उतना ही तो मात्र वृक्ष नहीं है, या है? उतना मात्र वृक्ष नहीं है। और आगे कहा गृह्यमाण एक देशवत इति, जैसे यहां एक देश का हमने ग्रहण किया है और वो वृक्ष नहीं है। एक देश का जो ग्रहण किया है वो वृक्ष नहीं है, ऐसा कह रहा है ना पूर्व पक्षी। अच्छा, जैसे यहां एक देश का हमने ग्रहण कर लिया वो वृक्ष नहीं है, ऐसे ही पीछे का तुमने अनुमान से जो जाना एक देश, पीछे का एक देश, तो वो भी ऐसे ही वृक्ष नहीं है। तो तुम्हारी वृक्ष बुद्धि तो कभी बनेगी नहीं। तुम कभी कह ही नहीं पाओगे कि मैं वृक्ष को देख रहा हूं। कैसे कहोगे? क्योंकि प्रत्यक्ष हो रहा है, ग्रहण हो रहा है सामने के एक देश का, उसको वृक्ष मानते नहीं। और पीछे का कर रहे हो अनुमान, तो अनुमान से भी क्या जाना? पीछे का एक देश, पीछे का एक देश जाना अनुमान से। तो जैसे सामने का एक देश वृक्ष नहीं है, ऐसे ही पीछे का एक देश भी वृक्ष नहीं है, गृह्यमाण एक देशवत। और अथ एक देश ग्रहणात्, अब यदि कह रहे हैं, अब यदि आप ये कहते हो कि एक देश ग्रहणात् एक देशांतरानुमाने समुदाय प्रतिसंधानात् तत्र वृक्ष बुद्धि ही, यदि आप ये कहोगे कि एक देश के ग्रहण से हमने एक देशांतर का अनुमान किया, पीछे वाले एक देश का, और उस अनुमान में, उस अनुमान के कर लेने पर समुदाय प्रतिसंधानात् पूरे समुदाय का ज्ञान कर लिया, ऐसा यदि कहोगे, यानी समुदाय के प्रतिसंधान से वहां वृक्ष बुद्धि बन गई, यदि ऐसा मानोगे। बात समझ में आई? यदि पूर्व पक्षी ये कहे कि मैंने सामने का एक देश ग्रहण किया और उससे पीछे के एक देश का अनुमान किया और इस तरह से पूरे समुदाय का प्रतिसंधान, उसको मिला लेना, सामने का एक देश, पीछे का एक देश, सब मिला करके और समुदाय का प्रतिसंधान करके और वृक्ष बुद्धि वहां बन गई, ऐसा यदि वो कहता है, तो कहा कि न तर्हि वृक्ष बुद्धि अनुमानम एवं सति भवितुम अर्हति। एवं सति, ऐसा होने पर, इस मान्यता को मानने पर या तुम्हारी इस प्रक्रिया को स्वीकार करने पर, न वृक्ष बुद्धि अनुमानम, ये वृक्ष बुद्धि जिसको कह रहे हो जो उत्पन्न हुई है, ये अनुमान नहीं कह सकते इसको अनुमान शब्द से नहीं कह सकते। फिर वृक्ष बुद्धि जो उत्पन्न हुई है ये अनुमान नहीं है। कारण क्या है? कहते हैं कि द्रव्य नहीं, ये तो यहां तक हो गया उत्तर, ये समुदाय वाला। समुदाय अवयव समूह पक्ष में जो समुदाय का प्रतिसंधान किया है, उस प्रतिसंधान में अगर हमने एक देश का ग्रहण करके और पीछे के एक देशों का अनुमान करके समुदाय का प्रतिसंधान किया है और यहां जो वृक्ष बुद्धि का उत्पन्न होना मान रहे हो, तो ऐसा मानने पर इसको वृक्ष बुद्धि ये अनुमान से जाना है ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सामने का एक देश का तो प्रत्यक्ष किया और वो भी वृक्ष नहीं है, पीछे के एक देश का अनुमान किया वो भी वृक्ष नहीं है, तो समुदाय के प्रतिसंधान से भी वृक्ष कहां से आ गया? ये वृक्ष बुद्धि कहां से आ गई? यानी वृक्ष बुद्धि का अनुमान नहीं किया है तुमने। किसका अनुमान किया है? पीछे के एक देश का अनुमान। किसका हुआ? पीछे के एक देश का अनुमान हुआ है। और सामने के एक देश को तो अनुमान कह नहीं रहे तुम, सामने के एक देश को अनुमान कह नहीं रहे, पीछे के एक देश का अनुमान किया है और पीछे का एक देश वृक्ष है नहीं, जैसे सामने का एक देश वृक्ष नहीं है। ठीक है। अब रही बात द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष की, कि द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेय। अगर द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष को स्वीकार किया जाएगा कि अवयवी नामक कोई पदार्थ होता है, तो वो अवयवी अनुमेय नहीं हो सकता। कैसे? हमने देखा क्या है? एक देश। देखा क्या है? एक देश। तो अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, वो अवयवी एक देश में रहता है या पूरे वृक्ष में? पूरे में रहता है।
ठीक है ना। अभी पूरी में और हमने उपलब्ध किसको किया? एक देश में। एक देश को। और ये कह लें कि एक देश का ग्रहण करके अवयवी का अनुमान से ज्ञान कर लिया। तो एक देश का जो ग्रहण किया है ये क्या अवयवी है? ना क्यों? क्योंकि अवयवी पूरी में होता पूरे में है। अवयवी पूरे में है, नहीं है, और पूरे का प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है, हमें पूरे का हम ग्रहण कर नहीं रहे। तो द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेयः। क्यों? कि अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्। अस्य कस्य? अवयविनः। इस अवयवी का एक देश से संबद्ध का ग्रहण न होने से, अर्थात ये अवयवी एक देश से संबद्ध नहीं है कि हमने एक देश का प्रत्यक्ष कर लिया और उससे हम अवयवी का अनुमान कर लें। ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है, एक देश, अब एक देश से जुड़ा हुआ नहीं है अवयवी। और ग्रहणेच, और यदि फिर भी जिद करोगे कि नहीं हमने एक देश का ग्रहण करके अवयवी को जान लिया, अर्थात इस एक देश में ही है अवयवी, ऐसा यदि मानते हैं तो ग्रहणेच अविशेषात अनुमेयत्व अभावः। यदि एक देश में भी हमने मान लिया अवयवी को तो फिर अनुमान किसका होगा? शेष हो गया। तो एक में समानता हो गई फिर तो, कि चाहे एक देश का हम इधर ग्रहण कर लें या पीछे का अनुमान से जान लें एक देश है उसका, है, और अवयवी तुम एक देश में भी स्वीकार कर रहे हो। तो ग्रहणे च अविशेषाद अनुमेयत्व अभावः, फिर अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है। तस्मात्, इसलिए वृक्ष बुद्धि ही अनुमानम न भवति। ये वृक्ष बुद्धि जो उत्पन्न हुई है, वृक्ष रूपी ज्ञान अवयवी के रूप में, ये अनुमान नहीं है, प्रत्यक्ष ही है। अभी बहुत चर्चा होगी इस पर आगे, और आप दोबारा विचार करना, जो जहां संदिग्ध स्थल है उसको फिर कल को पूछना। प्रणव ध्वनि।